बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स को खत्म किया था। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सिंपल है, बस आपको समझना है, बट हम इससे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले बैक बॉन्डिंग की हम कंडीशन लिखते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? देखो, बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ऐसा समझो जैसे ए और बी के बीच में एक नॉर्मल बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। ए गया, ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया। अब बी ने क्या किया? बी ने ए के साथ एक और पार्शियल टाइप का एक इंटरेक्शन शो कर दिया, ठीक है। ए ने पहले बी के साथ बॉन्ड बनाया। वैसे तो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया, बिकॉज बॉन्ड दोनों के बीच में बन रहा है, तो ए और बी ने बॉन्ड बनाया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। बट चूंकि एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया, तो वापस से बी ने कुछ इंटरेक्शन शो किया ए के ऊपर बदले में, जिसको हमने क्या बोला? बैक बॉन्ड, ठीक। अब कोई आपसे पूछेगा नहीं बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है, किताबों में ये कंसेप्ट है भी नहीं। बस आपको क्या समझना है, इसकी कंडीशन समझनी है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है, राइट। तो आप लोग हेडिंग लगाएं, कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग। कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग। इसमें मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखें। 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन लिखें, एटलीस्ट वन एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड। कम से कम एक एटम, जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनमें से कोई एक एटम एटलीस्ट सेकंड पीरियड का होना चाहिए। दूसरी बात लिखें, डोनर शुड हैव लोन पेयर एंड एक्सेप्टर शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल। अब भाई कोई इंसान बॉन्ड दे मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके बाद देने के लिए होने चाहिए, तो इट शुड हैव लोन पेयर, राइट। और जो ले रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जिसमें वो ले ले। तीसरा, देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। सारी बातें समझेंगे, बस लिखो पहले चारों कंडीशन। और चौथा लिखो, बोथ शुड बी इन द सेम प्लेन। ए और बी दोनों ही सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर वो प्लेन में ही नहीं रहे तो कोई भी बैक बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक। चलो, अब हम लोग बारी बारी देखते हैं। मैंने आपसे पूछा क्या BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी? क्या BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी? तो आपने कहा सर मैं एक बॉन्ड पकड़ लेता हूँ BF। मैंने कहा ठीक है, पकड़ लो। मैंने पूछा बताओ बोरोन कौन से पीरियड का? आपने कहा सेकंड। फ्लोरीन कौन से पीरियड का? आपने कहा सेकंड। कंडीशन पहली, एटलीस्ट वन एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड। यहाँ तो दो दो हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। द डोनर शुड हैव लोन पेयर। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं। एंड द एक्सेप्टर शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है, 1s2 2s2 2p1। और बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे, और क्या करा होगा इन्होंने? 1 और p में 2। सही है। तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल क्या रह गया होगा? खाली। तो बोरोन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। बोरोन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो क्या होगा? ये लोन पेयर इस बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पर एक और बॉन्ड बनेगा, और चूंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डाला है उस पर पॉजिटिव आएगा, और बोरोन में डाला है इसलिए उस पर नेगेटिव आएगा। ऐसे ही करके ऊपर वाला फ्लोरीन भी कर सकता था, तो आप स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते थे, और आप एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते थे। सही है, ठीक है। तो क्या यहां से आपको क्या क्या बातें पता चली, अब जरा उनको समझते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। पहले BF3 में केवल सिंगल बॉन्ड था, लेकिन जब आपने बैक बॉन्डिंग करा दी तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो इसका मतलब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, मैं कह सकता हूं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, जो BF की बॉन्ड लेंथ होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि BF की बॉन्ड लेंथ में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, क्योंकि BF के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया।
इसकी वजह से BF की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। पहली बात। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा आपके पास है BF3 और आपके पास है BF4 माइनस। अब इनमें कंपेयर करो BF की बॉन्ड लेंथ। तो आपने कहा सर देखो BF3 तो है ऐसा और BF4 माइनस है ऐसा। ठीक। तो अब मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी इस वाले स्ट्रक्चर में? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब बोरोन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेकेंट ऑर्बिटल था उसमें फ्लोरीन ने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया। तो इसकी वजह से अब कोई भी बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर है बैक बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे बैक बॉन्ड हो जाएगा वेकेंट p ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब यहाँ पर जो BF की बॉन्ड लेंथ है और यहाँ पर जो BF की बॉन्ड लेंथ है ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे पूछा आपके पास BF3 है, BCl3 है, BBr3 है और BI3 है। बताओ किस किस में होगी बैक बॉन्डिंग? आप कहोगे सर देखो ये सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, इस पर लोन पेयर, इस पर वेकेंट p ऑर्बिटल यहाँ होगी। ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, पर मैंने कहा था एटलीस्ट एक होना चाहिए सेकंड पीरियड का, वो है क्लोरीन पर लोन पेयर है, बोरोन पर वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ भी होगी। ये सेकंड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ भी होगी। ये सेकंड पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ भी होगी। तो मैंने पूछा बताओ अच्छी कहाँ होगी? आपने कहा सर अच्छी वहां होगी जहां पर साइज कम होगा। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो BF3 में दोनों 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कहाँ पर ज्यादा होगी, तो आप कहोगे पहले में ज्यादा, दूसरे में कम, तीसरे में और कम और चौथे में और कम। इसीलिए BF3, BCl3, BR3 और BI3 में BI3 गुड लुईस एसिड होता है। 11th क्लास के बच्चों के लिए नया शब्द आ गया लुईस एसिड। ये क्या होता है अभी के लिए ऐसा समझ लो, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर से मांगने की किसी की टेंडेंसी। तो BI3 में क्या हो रहा है और BF3 में क्या हो रहा है? BF3 में अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, फ्लोरीन ही बोरोन को दे रहा है, तो बोरोन की भूख बाहर से इलेक्ट्रॉन खाने की कम हो गई। और BI3 में आयोडीन इलेक्ट्रॉन तो दे तो रहा है, बट चूंकि दूसरा और पांचवें पीरियड के ऑर्बिटल है, बहुत ही बेकार बैक बॉन्डिंग है, तो इस वजह से अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खा पा रहा बोरोन, तो बाहर मांगने जाएगा और बाहर मांगने की टेंडेंसी कहलाती है लुईस एसिडिटी। तो इसका मतलब BI3 की लुईस एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद BBr3, उसके बाद BCl3 और उसके बाद BF3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, एक है NSiH3, SiH3, SiH3 और एक है NCH3, CH3, CH3। अब दोनों में कायदे में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसमें भी sp3 है और इसमें भी sp3 है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास चार चार बादल है। ठीक है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर हो जाता है प्लेनर और ये वाला स्ट्रक्चर रहता है पिरामिडल। मैं शेप की बात कर रहा हूं। तो ये तो समझ में आ रहा है पिरामिडल क्यों है। लोन पेयर को हटा दो, ये वाला स्ट्रक्चर पिरामिडल है, 3 बॉन्ड पेयर,
और एक लोन पेयर। पर यहां क्यों प्लेनर हो गया? यहां इसलिए प्लेनर हो गया, कहां गई ये लोन पेयर? ये लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में चले गए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, राइट, वेकेंट डी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आपको समझ में आ जाएगा। सारे थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड, सबके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, राइट। और नाइट्रोजन के पास देने के लिए थे लोन पेयर, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए, लोन पेयर गायब हो गए, ये सिलिकॉन राक्षसों की तरह फैलना शुरू हुए इधर और इधर, और NBEPR तो लग ही रहा था साथ में। तो दोनों कंडीशन की वजह से क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? प्लेनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं, तो अब बड़े ध्यान से समझना एक बात। अब मैं आपको एक पी ब्लॉक की एक रिएक्शन दिखाता हूं। अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में बिजी है। लेकिन अगर मैं ट्राई मिथाइल की बात करूं तो यहां पर ट्राई मिथाइल अमोनिया की बात करूं तो यहां पर क्या है? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर ही है। तो इसका मतलब अगर मैं ट्राई मिथाइल अमोनिया को HCl में डालूंगा तो यहाँ पर लोन पेयर हैं, ये एक बेस है, यहाँ पर ये एक एसिड है, तो ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से ये H प्लस चुरा लेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो HCl में इस पर डेल्टा माइनस होगा, इस पर डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ाया था, राइट। तो अब क्या होगा? ये लोन पेयर हैं, इनको चाहिए, लोन पेयर मतलब खुले इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है, ये तुरंत इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? NH प्लस CH3 होल थ्राइस और Cl माइनस, काउंटर बैलेंस करेंगे तो ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर ले लूं NSiH3 होल थ्राइस प्लस HCl, अब यहाँ कमाल हो गया। यहाँ पर लोन पेयर दिख तो रहे हैं पर है नहीं नाइट्रोजन के ऊपर। क्यों? सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग में बिजी हैं वो लोन पेयर। तो क्या वो हाइड्रोजन को लेने जाएंगे? वो हाइड्रोजन को लेने नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर कहेगा ठीक है, अब HCl कह रहा है मैं बदला लूंगा पुरानी रिएक्शन का। कैसे? पहले तुम्हारे पास लोन पेयर थे, तुमने मेरे मॉलिक्यूल से H खींचा था, अब मेरा क्लोरीन आएगा तुमसे बदला लेने, उसके पास तीन तीन लोन पेयर हैं और तुम्हारे सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लो, सिलिकॉन जाकर तुम्हारे SiH3 में क्या कर देगा? अटैक। कितने SiH3 हैं तुम्हारे पास? तुमने कहा तीन हैं, तो जाओ तीनों पर अटैक होगा और क्या बनेगा? SiH3Cl। कितने? तीन। सही है, ठीक। तो जब Cl माइनस इधर गया होगा तो उसने तीन H प्लस छोड़ भी तो दिए होंगे, उसने तीन H प्लस छोड़ भी दिए होंगे, और तीन H प्लस जाएंगे अमोनिया के पास, तीन H प्लस जाएंगे अमोनिया के पास, और एक साथ में HCl और आता है इसमें, और क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये रिएक्शन, आप लोग रटते होगे पी ब्लॉक में। यहाँ मैंने आपको समझाई कि ये प्रोडक्ट कैसे बने। तो ऐसे ही करके हम पी ब्लॉक की बहुत सारी रिएक्शंस को समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने सिलाइल आइसोसाइनेट का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुनिए। सिलाइल आइसोसाइनेट क्या होता है? ये SiH3N NCO, SiH3NCO। थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड।
इस तरीके से, ठीक है। और एक आप लोगों ने सुना होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कैसा होता है, इस तरीके से। अब नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, तो एक बादल, दो बादल, तीन बादल, कायदे में क्या होना चाहिए था, sp2। एक बादल, दो बादल, तीन बादल, कायदे में क्या होना चाहिए था, sp2। ये sp2 होता है नो डाउट, पर ये sp2 नहीं होता। तो ये जो लोन पेयर हैं वो सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो अब लोन पेयर गायब, एक बादल गायब, एक बादल ये, एक बादल ये, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया नाइट्रोजन का, sp। और शेप क्या हो जाएगी फिर, लीनियर। तो सिलाइल आइसोसाइनेट इज लीनियर बट मिथाइल आइसोसाइनेट इज प्लेनर। व्हाई? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। चलिए अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा, आपको बताना है किस किस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। चलिए इनमें आपको बताना है किस किस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहले पहला रूल, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट हैं, इस पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरीन पर वेकेंट डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पर नहीं होती। अरे NCl3 में बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रही? बिकॉज थर्ड रूल, देयर शुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग क्लोरीन के बराबर होती है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहां पर सारे रूल बैक बॉन्डिंग के वैलिड होते हैं लेकिन फिर भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती। अगला सल्फर, थर्ड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, रहे नहीं होगी, एटलीस्ट वन एटम शुड बी ऑफ सेकंड पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, दो दो लोन पेयर और वेकेंट डी ऑर्बिटल खूब अच्छे से होगी। थर्ड पीरियड नहीं होगी। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड, फॉस्फोरस पर वेकेंट डी, फ्लोरीन पर लोन पेयर दे देगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। BOH3 बोरोन सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड, बोरोन पर वेकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा, तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। मैंने आपसे कहा मेरे पास दो कंपाउंड हैं, BOH3 और BOH4 माइनस, BOH3 और BOH4 माइनस। बताओ BO बॉन्ड लेंथ किस में अच्छी, किस में ज्यादा? तो आपने कहा एक तो BOH का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैंने कहा ठीक है बना दो। और फिर आपने कहा एक BOH4 माइनस भी है, उसका भी बना देता हूं, मैंने कहा ठीक वो भी बना दो। अब यहाँ क्या है, यहाँ वेकेंट p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। पर यहाँ पर कोई वेकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, क्यों? क्योंकि वेकेंट p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से और आकर चिपक गया, सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की वजह से जो BO बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी इसकी अपेक्षा, सही है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि R3SiOH ज्यादा एसिडिक होता है R3COH से, एसिडिटी की बात कर रहा हूं। ऐसे एक क्वेश्चन आता है CHCl3 ज्यादा एसिडिक होता है CHF3 से, ऐसा क्यों? ऑर्गेनिक में आते हैं ये क्वेश्चन, तो देखते हैं। अब सबसे पहले जिनको एसिडिटी नहीं पता वो ऐसे समझ लो, हाइड्रोजन हटाओ पॉजिटिव लाओ, सॉरी हाइड्रोजन हटाओ नेगेटिव लाओ और नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करो। तो देखो R3SiOH में से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया O-। यहाँ क्या बन गया R3CO-।
अब यहाँ पर जो O माइनस है वो सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में जा सकता है और स्टेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो R3SiO माइनस में सबसे ज़्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज, R3CO माइनस में नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा एसिड है, ये बेकार एसिड है। अगला देखो CHCl3 में से हटाओ तो क्या बनेगा, CCl3 माइनस, और यहाँ बनेगा CF3 माइनस। तो यहाँ पर चला जाएगा कहाँ, वेकेंट डी ऑर्बिटल में। यहाँ कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो इसलिए CHCl3 अच्छा एसिड होता है CHF3 से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात किसकी, बैक बॉन्डिंग की। ये बैक बॉन्डिंग आपका खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बड़े ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज है। आपको HF का मॉलिक्यूल याद है, HF के मॉलिक्यूल पर F पर डेल्टा माइनस और H पर डेल्टा प्लस आ जाता था। मान लो एक HF का मॉलिक्यूल और आ गया, इस पर भी डेल्टा माइनस और इस पर भी डेल्टा प्लस होगा। अब डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये क्या होता है, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं यही आपस में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन शो कर देते हैं और इनके बीच में एक बहुत ही वीक टाइप का सा बॉन्ड बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको कैसे डिनोट करते हैं, 3 डैश बनाकर। लोग कुछ भी बना देते हैं, ऐसे करके कितनी भी लाइनें बना देते हैं, बकवास बात है। 3 डैश से हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखें, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of another molecule, with the electronegative atom of another molecule। ठीक, अच्छा अब ये चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, जितने ये पास पास होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल पास होते हैं, लिक्विड में दूर होते हैं, गैसेस में और दूर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ ज्यादा होगी, एक्सटेंट का मतलब होता है कहाँ ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कहाँ अच्छी होगी। मैं बोल रहा हूँ कहाँ ज्यादा होगी, तो बेटा सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास हैं, फिर लिक्विड में होगी और फिर गैसेस में। तो सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सटेंट है, फिर लिक्विड में है और फिर गैस में। ठीक है, अच्छा कंडीशन क्या क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो अगली हेडिंग लगाएं, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कंडीशन अच्छे से याद रखिएगा। पहला लिखो, मॉलिक्यूल शुड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मॉलिक्यूल के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कौन कौन से होंगे अभी बताऊंगा। दूसरा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉलर। तो अब यहाँ फिक्स हो गया, तीन ही चलेंगे, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बस ये तीन के साथ ही होगी और किसी के साथ नहीं होगी। एक दो एक्सेप्शन है, बाकी ये तीन ही चलेंगे। तो पहला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तीनों हैं। साइज स्मॉल होना चाहिए, तीनों 2p के हैं, साइज स्मॉल है। तीसरी कंडीशन, हाइड्रोजन शुड बी अटैच विद दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऐसा नहीं मॉलिक्यूल में ये तीन प्रेजेंट है पर इनसे हाइड्रोजन ही अटैच नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, फिर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो हाइड्रोजन शुड बी अटैच विद दिस 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगली बात, अ लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ये चार कंडीशन आपकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है। ठीक है, चलो तो अब बारी बारी देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको HF में ही अच्छे से दिखाता हूं। तो बेटा HF में जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये बॉन्डिंग ऐसे थोड़ी हो रही होगी, यहां पर लोन पेयर भी तो है, फ्लोरीन पर 3-3, फ्लोरीन पर 3-3 लोन पेयर भी तो है। तो ये जो लोन पेयर है ये धक्का भी तो मारेगा इस बॉन्ड को,
तो ये बॉन्ड सीधा ना होकर कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो एक्चुअल में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखो, हेडिंग लगाओ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस तरीके से बनते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन प्रेजेंट होगा, लोन पेयर। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पहाड़ जैसा बनता है, ठीक। अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बन क्यों रहा था, क्योंकि सर ये जो HF था ना, इस पर डेल्टा माइनस था, और ये जो H था इस पर डेल्टा प्लस था। मैंने कहा अच्छा एक बात सुनो, अगर कहीं से मैं HF ले आऊं जिस पर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस है, और दूसरी बार मैं HF नहीं मैं F माइनस ले आऊं, तो क्या होगा। आप वो सर, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनी इसलिए रहा था क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन था, और पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल पार्शियल थे, अब तो आप नेगेटिव पूरा कंप्लीट ले आए, अब तो महा अट्रैक्शन होगा, और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये मत कह देना सर F माइनस ले आए इधर H प्लस ले आओ, तो ये बेटा ये कोई बॉन्ड थोड़ी हुआ, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो स्पीसीज के बीच में अलग अलग, एक मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, राइट। और हाइड्रोजन शुड अटैच विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डेफिनेशन पर ध्यान देना, यहाँ तो हाइड्रोजन किसी से अटैच ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा है, F माइनस और HF के बीच में। कुछ लोग कंबाइन करके इसको HF2 माइनस भी लिख देते हैं, HF2 माइनस। जब माइनस है तो कोई प्लस भी आएगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो एक KHF2 नाम का कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं फर्मीज सॉल्ट। इसको क्या बोला जाता है, फर्मीज सॉल्ट, KHF2 फर्मीज सॉल्ट, राइट। तो लोग पूछे क्या KHCl2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, आप कहोगे नहीं। KHBr2 भी कर सकता है, आप कहोगे नहीं। KHI2 भी बनता है क्या, आप कहोगे नहीं। क्यों, क्योंकि KHF2 इसलिए बना क्योंकि HF2 बना, और HF2 इसलिए बना क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, लेकिन HCl2 नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ब्रोमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, आयोडीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में होती है। ठीक है, याद रखिएगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको तोड़ने में 161.5 किलोजूल पर मोल की एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वैसे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 10-20 किलोजूल में ही निपट जाते हैं, लेकिन ये 161.5 पर चला गया, कोवेलेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, और देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल। देखें वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर में ये ऑक्सीजन है, और एक और ले लो वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पर हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस होगा, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस होगा, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस होगा, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस होगा। ये क्या शो कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है। तो चलो अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको बताना है किस में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अच्छा होगा। अब बेटा देखो, यहां पर डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब यहाँ पे फ्लोरीन पर डेल्टा माइनस भी ज्यादा, और यहाँ हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस भी ज्यादा। क्यों, क्योंकि F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पर ज्यादा प्लस आया होगा। सही है। और यहाँ पर F ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे तो F पर ज्यादा माइनस आया होगा, तो ज्यादा प्लस ज्यादा माइनस, ज्यादा प्लस ज्यादा माइनस, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर। यहाँ ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ा, तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H पर कम पॉजिटिव आएगा, तो थोड़ा और कम। नाइट्रोजन और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम पॉजिटिव आएगा, तो और कम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
लेकिन अब ये तो इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस देखो, यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मैं क्या करूं, एक मॉलिक्यूल सेम कर देता हूं, एक मॉलिक्यूल सेम कर देता हूं, FH कॉमन तीनों में। अब ये पार्ट और ये पार्ट तीनों में क्या है, सेम, यानी कि हाइड्रोजन पर जो डेल्टा प्लस आ रहा है वो तीनों में बराबर आएगा। हाइड्रोजन में जो डेल्टा प्लस आ रहा है वो तीनों में बराबर आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी, आप कहोगे फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन ज्यादा माइनस खींचेगा, ठीक, लेकिन खींचेगा किससे, हाइड्रोजन से। और जब खिंचवाने वाला हाइड्रोजन ही एक है तो बेशक खूब ताकत हो, कमी तो खींच पाएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो आप बहुत बड़े लुटेरे हो, ठीक, आप रात में जाकर हाईवे पे खड़े हो गए, ठीक, और एक आपसे बहुत छोटा लुटेरा था, वो जाकर मोहल्ले की गली में खड़ा हो गया। तो एक्सपेक्ट क्या है कि भाई आपको ज्यादा माल मिलेगा क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों से चुराओगे, उसको कम माल मिलेगा क्योंकि वो कम लोगों से चुराएगा या छोटे लोगों से चुराएगा, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ, आप जिस हाईवे पे खड़े थे उस रात उस हाईवे से कोई गाड़ी नहीं निकली, और वो जो गली में खड़ा था वहां चल रहा था भंडारा, वहां बहुत सारे लोग आए थे। तो ज्यादा पैसा कौन लूटेगा, वो छोटा लुटेरा। सही बात है। क्यों, क्योंकि आप बड़े लुटेरे हो, अच्छी बात है, पर लूटने के लिए लोग तो हो। ऐसे ही फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, पर खिंचवाने के लिए हाइड्रोजन तो हो उसके पास, एक ही हाइड्रोजन है तो खींच खींच के कितना खींचेगा, इसलिए डेल्टा माइनस कम। यहाँ दो हाइड्रोजन है, डेल्टा माइनस ज्यादा, और यहाँ तीन तीन हाइड्रोजन है, डेल्टा माइनस और ज्यादा। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ ज्यादा यहाँ कम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लेकिन ये कब ट्रू है, जब एक मॉलिक्यूल सेम हो जाए। अगर मैं मॉलिक्यूल चेंज कर देता तो फिर दोनों चीजें देखते, प्लस बी और माइनस बी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये सेम, तो ये बड़ा लुटेरा, ये छोटा। क्यों, क्योंकि यहां पर लूटने के लिए ज्यादा लोग हैं, या लूटने के लिए कम लोग हैं। क्लियर हो गई बात। अगला देखो, अगर मैं आपसे पूछूं पानी में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O2। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक्सटेंट नहीं पूछ रहा हूं, एक्सटेंट नो डाउट इसमें ज्यादा है। एक्सटेंट का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है, H2O2 में। H2O में कम है, क्यों, क्योंकि H2O2 में दो दो ऑक्सीजन है, दो दो हाइड्रोजन है ना। तो दोनों ही करेंगे, जैसे ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही हो रही है। तो एक्सटेंट किस में ज्यादा, H2O2 में। स्ट्रेंथ किस में ज्यादा, तो आप कहोगे यहाँ ऑक्सीजन दो दो लुटेरों से खींच रहा है तो यहाँ डेल्टा माइनस ज्यादा। यहाँ ऑक्सीजन एक ही लुटेरे से खींच पा रहा है, दूसरा तो खुद ही ऑक्सीजन उससे क्या खींचेगा, ये तो दो लुटेरे आ गए, यहाँ पर लड़ाई और करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा माइनस कम, तो स्ट्रेंथ H2O की ज्यादा, लेकिन एक्सटेंट H2O2 का ज्यादा। स्ट्रेंथ H2O की ज्यादा, लेकिन एक्सटेंट H2O2 का ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक। चलो अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहली होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूल में हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम आपस में गुटरुगु करने में लगे हुए हैं, जैसे। अच्छा, इसकी पहले कंडीशन देख लेते हैं, कब कब होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
पहली कंडीशन है कि रिंग शुड बी 5 and 6 मेंबर। लिखो, अभी मैं समझाऊंगा इसको। और दूसरी कंडीशन लिखो, स्ट्रेन शुड नॉट बी देयर। इसको समझो। जैसे मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, इससे फ्लोरीन लगा है और इससे OH लगा है। तो मैंने आपसे कहा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? आप कहोगे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। अच्छा, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर की रिंग बनी? 5 मेंबर की, यानी कि ठीक है, चलेगा, बढ़िया है। मैंने कहा और बताओ, आपने कहा ये लो और देखो। ऐसे ले लो, इस तरीके से। आपने कहा यहाँ पर तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, उड़ी बाबा, तो यहाँ तो बहुत अच्छे से होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है, चलेगा, होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने कहा और बताइए, आपने कहा और लीजिए, इसको निन हाइड्रोजन बोलते हैं। आपने कहा ये देखो सर, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी, ये सेम मॉलिक्यूल में हो रही है, तो 5 मेंबर की एक ये रिंग, एक ये रिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। और देखो, ये देखिए, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। सही है? और देखोगे, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। ठीक है? तो इस तरीके से आपको बताना है कि कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कहां पर नहीं होगी। ठीक, तो ये सारी क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आप जानते हो। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे मान लो आपके सॉल्यूशन में 10 मॉलिक्यूल है, पहला, इससे जुड़ा होगा दूसरा, इससे तीसरा, इससे चौथा, इससे पांचवा, इससे छठवां, ऐसे करके मान लो ये जुड़े हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? ये जो पहले और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, जो आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहे हैं, ये टूट जाते हैं। ए अलग उड़ जाता है, दो अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवा अलग, छठवां अलग। वन के अंदर के जो बॉन्ड है उनको नहीं तोड़ा जाता, टू के अंदर के जो बॉन्ड है वो नहीं टूटते, वन और टू के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। अच्छा, अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हुआ? मॉलिक्यूल कह रहे हैं भाई देखो, हम अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में खुश हैं, बाहर में जाओ दूसरा मॉलिक्यूल, वो अपने में खुश है, तीसरा अपने में खुश है, चौथा अपने में खुश है, पांचवा अपने में खुश है, कोई आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा। तो जब आप आग लगाओगे नीचे से तो क्या होगा? कोई बॉन्ड ही नहीं है तोड़ने को, तो मॉलिक्यूल जल्दी उड़ जाएगा। तो जिन मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो स्टीम वॉलेटाइल होते हैं। वो स्टीम वॉलेटाइल होते हैं मतलब उनको अगर गर्म करो तो वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो स्टीम वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, चलें आगे और देखते हैं। लेकिन अगर मैं इंटरमोलिक्यूलर की बात करूं, इंटरमोलिक्यूल में क्या होता है? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे अभी मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दिखाया था इस तरीके का, OH और NO2। यहां पर क्या हो रही थी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर यहीं पर मैं क्या करूं, NO2 को इधर लगा दूं, तो अब
अब तो ये दोनों कोई इंटरेक्शन शो नहीं कर सकते, यहां से थोड़ी इंटरेक्शन शो होगा इस तरीके से, ये तो दूर दूर हो गए। तो अब क्या होगा, अब देखो बड़े कमाल की चीज होगी। अब सॉल्यूशन में ऐसा तो है नहीं एक ही मॉलिक्यूल पड़ा होगा, बहुत सारे पड़े होंगे, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और वो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। है ना, ऐसे इधर भी एक आया होगा, ये इससे करेगा, ऐसे ये आगे और चलता जाएगा, ये आगे और चलता जाएगा, तो क्या होगा, एक चेन बन जाएगी। तो जब आप हीट करोगे तो हीट करने पर पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, तब जाकर ये सारे मॉलिक्यूल ऊपर उड़ेंगे। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि भाई कौन सा, मतलब ये ज्यादा स्टीम वोलेटाइल है, ये जो 1-2 पोजीशन पर हैं वो ज्यादा स्टीम वोलेटाइल है। इसका नाम होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बस लिख लो अभी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो लोग बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर स्टीम वॉलेटाइल है, क्यों, क्योंकि उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलें आगे। ऐसे ही आपने सेल्यूलोज का नाम सुना है, सेल्यूलोज, है ना, सुना ही होगा, रुई वगैरह में होता है, राइट। इसके अंदर भी क्या होती है, सेल्यूलोज के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद रखिएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। एसिटिक एसिड सुना है, एसिटिक एसिड जो होता है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा, ऐसे, ऐसे। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्लब हुआ और उन्होंने क्या बना लिया, डाइमर। डाइमर मतलब जो डाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे, जैसे H2 है वो दो H और H मिलकर बना है ना, ऐसी CH3COOH अपनी डाइमर फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं। क्यों, क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके बीच में, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है एसिटिक एसिड में। क्लियर हो गई बात। तो ये कब होगा, ये जब वेपर फेज में लूंगा। अगर पानी में ले लूं तो, अगर पानी में आपने एसिटिक एसिड डाल दिया तो पानी में तो एसिटिक एसिड टूट जाता है, तभी तो वो एसिड है, और CH3CO माइनस प्लस H प्लस जो होता है वो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, पढ़ा होगा क्लास 10th में आप लोगों ने। तो पानी में तो एसिटिक एसिड टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन बेंजीन में डालो या वेपर फेज में डालो, बेंजीन में अगर मैंने एसिटिक एसिड को डाल दिया या वेपर फेज में डाल दिया तो वो डाइमर बना लेगा और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी। ठीक है, चलो अब देखो, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा सब्सटेंस, विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और पता कैसे चलेगा कब होगी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितने ज्यादा हाइड्रोजन फोन से जुड़े हों, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एक मॉलिक्यूल ये ले लो, एक मॉलिक्यूल ये ले लो, और एक मॉलिक्यूल ये ले लो। इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ 3-3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ 2-2 जुड़े हैं, यहाँ उससे कम। तो ये क्या हो गया, विस्कोसिटी का ऑर्डर, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सब कुछ यही है। अब मान लो अगर सेम ही आ जाए तो, अगर सेम आ जाए तो, अब यहाँ तो 2 ही 2 हैं, तो यहाँ पर दूर दूर हो गए, ये करेगी इंटर और ये करेगा इंट्रा, और इंट्रा का बॉइलिंग पॉइंट कम, इंटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़े।
एक ये है मॉलिक्यूल, एक ये है मॉलिक्यूल, और एक ये है मॉलिक्यूल। इसका नाम होता है पायरोगैलोल। ये कहीं पर भी ऑक्सीजन अगर हो ना तो उसको चुराने के काम में आता है, मतलब ऑक्सीजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। लिख लेना, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ठीक, तो सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद इसमें। क्यों? क्योंकि OH 3 है पायरोगैलोल में, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। ठीक, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की बात हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग? एक और देखते हैं। अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, तो बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो एसिडिक के लिए क्या करना है? ये हाइड्रोजन को हटा दो और नेगेटिव बना दो। ठीक, तो हाइड्रोजन को हटाते हैं और नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अब चेक करो नेगेटिव कहाँ स्टेबल है। तो देखो, ये नेगेटिव यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, तो अगर ये मॉलिक्यूल घूमा तो C डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, O- इधर चला जाएगा। तो घूमेगा भी तो भी जब O- इधर आएगा तो इस वाले OH से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, दो जगह स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जब घूमकर इधर आएगा ये, तो यहाँ पर इसके पास कोई नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, तो केवल एक ही जगह स्टेबल हो रहा है, और यहाँ पर तो ना इधर स्टेबल है ना इधर स्टेबल है। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नेगेटिव की उतनी ज़्यादा एसिडिटी। कुछ लोग इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं है बेटा। OH जो है वो सेकंड पीरियड का मॉलिक्यूल है, वो कभी भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, यहाँ कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, गंवारों वाली बात है। ठीक है ना, जिनके कंसेप्ट ढीले हुए होते हैं वो बोलते हैं कि भाई OH ऑर्थो इफेक्ट कर रहा है। सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट ऑर्थो इफेक्ट नहीं करता। एक्चुअल में ऑर्थो इफेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, वो NBEPR ही है जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी, वो मैं सिखाऊंगा आपको ऑर्गेनिक में। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब मैं आपको कुछ स्पेशल केस लिखवा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। कुछ स्पेशल केस लिखो, ये एज इट इज याद रखना। ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, इसमें क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्लोरीन के साथ। बस रटना है ये, इसमें होती है, क्लोरीन करता है तो करता है, बात खत्म बस। एक और देखो, ये आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको जब एसीटोन में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यहाँ कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। हाँ, तो कर रहा है तो कर रहा है, चुपचाप याद रखना है बस। इसीलिए जब आप लोग क्लास 12th में राउल्ट्स लॉ पढ़ोगे तो देखोगे कि ये जो है वो राउल्ट्स लॉ के साथ नेगेटिव डेविएशन शो करता है, वो इसीलिए करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो वहाँ रट लिया जाता है, अब मैं आपको समझा सकूंगा वहाँ पर, बस आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। और देखो, यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि ये हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, फिर भी करता है, रटना है। ये एग्जांपल एज इट इज ऐसे ही रटने हैं, एक्सेप्शन है। और ये बस ये चार एग्जांपल आपको रटने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई, बैक बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। अब बस हमारे बॉन्डिंग में दो टॉपिक बच रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एक डाइपोल मूवमेंट। खत्म हो जाएगी हमारी केमिकल बॉन्डिंग अगली 2 से 3 क्लासेस में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।